जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम जो है प्रश्न क्रमांक 75 तक डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 76 से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये प्रश्न है ये पीईबी ने अपनी 102 परीक्षाओं में पिछली बार पूछ चुके हैं और पटवारी में भी लगातार इसी से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एक्सोस्केलेटन में मौजूद है। एक्सोस्केलेटन में मौजूद है किसमें? आर्थ्रोपोड्स में, एनिलिडा में, मोलस्का में, पट्टकृमि में। देखिए पीबी प्रश्नों की कठिनाई किस प्रकार से बनाता है। प्रश्न क्रमांक इसमें एक में ही आप देख सकते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी कि आपने जो है कंकाल तंत्र जब पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा एक आंतरिक कंकाल, एक पढ़ा होगा बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल को कहते हैं इनस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन कहते हैं बाह्य कंकाल को। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल किस में मौजूद होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं अगर कोई ऐसे समझाए तो कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं जिसमें आपके जो है शंख, सीपी, घोंगा वगैरह आते हैं वो सब आर्थ्रोपोड्स में होते हैं और इनका जो है बाह्य कंकाल मौजूद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भोजन खालिस्तान सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। भोजन खालिस्तान डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। 4 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 5 डिग्री पर या फिर 15 डिग्री पर। भोजन कितने डिग्री पर सुरक्षित रहता है? तो जो भोजन है वो आपका लगभग कितने डिग्री पर सुरक्षित रहता है? तो वो रहता है आपका 5 डिग्री पर सुरक्षित। इसलिए जो है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 5 डिग्री पर जो है भोजन सुरक्षित रहता है। और ये सारे प्रश्न पीईबी की पुरानी परीक्षाओं में और पटवारी में भी लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। खालिस्तान में आकर्षण बल अधिकतम होता है। किस में आकर्षण बल है जो अधिकतम होता है? गैस में, तरल में, सभी में समान या फिर ठोस में? किस में आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो जो आकर्षण बल होता है इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि मान लीजिए कि जो अणु होते हैं वो किसके पास पास होते हैं? गैस के, द्रव के या फिर ठोस के? तो आप कहेंगे ठोस की आकृति हिलाने में दिक्कत होती है, यानी कि जो है ठोस के जो अणु हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं और इसलिए जो आकर्षण है वो ठोस के अणुओं में ज़्यादा होता है। आकर्षण किस में ज़्यादा होता है? ठोस के अणुओं में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो वनस्पति तेल है उससे वनस्पति के निर्माण में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में जो है जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? वो आपकी है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि एवेंजबेलिस्टा टॉरिसेली किसके आविष्कारक हैं? जो एवेंजबेलिस्टा टॉरिसेली है वो किसके आविष्कारक हैं? बैरोमीटर के, एमीटर के, वोल्टमीटर के या फिर एनीमोमीटर के? बताइए। तो जो है एवेंजबेलिस्टा टॉरिसेली जो हैं वो किसके? बैरोमीटर के आविष्कारक माने जाते हैं। और जो है अभी पटवारी में तत्कालिक पूछा गया था कि वायु दाब किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर के जो हैं आविष्कारक हैं टॉरिसेली। अगला है ORS का फुल फॉर्म क्या है? ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओवरऑल रिहाइड्रेशन स्कीम, ओरल रिहाइड्रेशन स्कीम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओवरऑल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? बताइए ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो जो आपका ORS है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ORS का फुल फॉर्म। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रतिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। विद्युत के द्वारा किसी जो है धातु पर जो है किसी की परत चढ़ाई जाए तो उसको जो है उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, वेल्डिंग, मिश्र धातु या फिर गैल्वेनीकरण? तो देखिए जब विद्युत द्वारा किसी वस्तु को लेपित किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या? विद्युत लेपन। क्या कहा जाता है उसको? विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोडों के द्वारा जो है, इलेक्ट्रोड और कैथोड के द्वारा जो है विद्युत जो लेपन किया जाता है उसको कहा जाता है विद्युत लेपन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोग एक खालिस्तान कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने
तोड़ी तक मापते थे। जो है पहले जो लोग है कपड़ा मापते थे तो खुली बाह से आपके तोड़ी तक जो नापते थे वो कितना कपड़ा होता था, 1 इंच, 1 पैर, 1 मीटर या फिर 1 गज। तो जो लोग हैं वो 1 गज कपड़े को जो है खुली बाह के सिरे से अपनी तोड़ी तक मापते थे। कितने कपड़े को? 1 गज कपड़े को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है? निम्न में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है? मीथेन, अमोनिया, पानी या फिर नाइट्रिक एसिड। बताइए निम्न में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नाइट्रिक एसिड। एक ऐसा यौगिक है जो कि गैर द्विआधारी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो है नई वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिसाइकलिंग यानी कि नया करना, या रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, या फिर डिस्ट्रॉय नष्ट करना। तो पुरानी वस्तुओं से नई सामग्री तैयार करना जो है क्या कहलाता है? जी हाँ, तो आप कहेंगे कहलाएगा क्या? रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उनका पुनः से उपयोग करना रिसाइकलिंग कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से वातावरण में खालिस्तान का स्तर बढ़ जाता है। वनों की कटाई से वातावरण में खालिस्तान का स्तर बढ़ जाता है, किसका बढ़ता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। वनों की कटाई से वातावरण में किसका स्तर बढ़ जाता है? जल्दी से बताइए। तो देखिए वनों की कटाई से जो है स्तर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि मनुष्य जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जब पौधे सांस लेते हैं तो वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार से जो है पूरा चक्र बना रहता है। लेकिन जब पौधों की कमी हो जाएगी, लोगों की संख्या अधिक रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्पादित होगी और पौधे कम ऑक्सीजन उत्पादित करेंगे, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है पौधों की कटाई का स्तर बढ़ने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सबसे अलग यानी कि विषम को चुनें। कॉर्डेट्स, स्तनधारी, सरीसृप या फिर हेमिकॉर्डेट्स। बताइए क्या है? विषम को चुनना है। कॉर्डेट्स, स्तनधारी यानी मैमल्स, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप या हेमिकॉर्डेट्स। सबसे अलग को चुनना है। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है हेमिकॉर्डेट्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हेमिकॉर्डेट्स इसमें सबसे अलग हो जाएगा और एक MP कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या R वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार है। त्रिज्या जो R है अगर चंद्रमा के, तो केंद्र में किसी वस्तु का भार है, क्या होगा भार? 0, पृथ्वी की सतह पर भार का R गुना, या फिर अनंत, या फिर करेक्ट, क्या होगा बताइए? तो ये तो गलत लग रहा है ऑप्शन। बाकी तीनों ऑप्शन में से बताइए, 0 होगा कि पृथ्वी की सतह के भार का R गुना होगा या फिर अनंत होगा। त्रिज्या R वाले चंद्रमा के केंद्र पर किसी वस्तु का भार, तो जो है त्रिज्या R वाले चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा वो क्या होगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर A होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHP कृत्रिम खालिस्तान के कारण होता है। कच्चा भोजन के कारण, खाद्य रंग के कारण, खाद्य उत्पाद के द्वारा या पके हुए भोजन के द्वारा। किसके कारण होता है ADHP? बताइए। जो ADHP होता है वो आपका होता है खाद्य फूड जो होते हैं, फूड कलर आते हैं, जैसे कि जलेबी को कलर देने के लिए रंग प्रयोग किए जाते हैं, बूंदी को कलर देने के रंग प्रयोग किए जाते हैं, और अन्य आइटमों को, मिठाइयों को अच्छा सुनहरा या फिर रंग युक्त बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको खाद्य रंग कहते हैं और इन्हीं के कारण जो है ADHP रोग होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चीनी का रासायनिक नाम क्या है? चीनी का रासायनिक नाम क्या है? शर्करा यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर दुग्ध शर्करा। तो देखिए दुग्ध शर्करा आपको लैक्टोज प्राप्त होगा किससे? दूध से। किससे प्राप्त होती है? दूध से। इसके बाद फ्रक्टोज की शर्करा प्राप्त होती है आपको फलों से। सुक्रोज जो ग्लूकोज है वो तो आपके जो है डायरेक्ट भोजन में प्राप्त होती है आपको, लेकिन जो सुक्रोज है ये आपकी जो है चीनी का रासायनिक नाम है सुक्रोज, जो कि आपको
गन्ने से प्राप्त होती है। तो सुक्रोज जो है चीनी का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है? बताइए, जो है निम्न में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है? लिमोनिन, सिनेऑल, एगेनॉल या फिर एथेन? कौन जो है इलायची के तेल में जो होता है जो उसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है? बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जो है वो क्या होगा, सिनेऑल। सिनेऑल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है और जो स्वाद के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है, वो है आपका सिनेऑल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और इसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑक्साइड, ओजोन, ऑक्टाइन, ब्यूटेन। क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, अगर 2 अणु मिले ऑक्सीजन के तो बनी O2, और जब 3 अणु मिले ऑक्सीजन के तो बनी क्या, O3। O3 यानी कि ओजोन, O2 यानी कि ऑक्सीजन और O3 यानी कि ओजोन। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, उसको कहा जाता है O3 यानी कि ओजोन। इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक खालिस्तान के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर या फिर लाइसोसोम के अंदर? बताइए, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक किसके अंदर जो है परिबद्ध होते हैं? तो ये सब जो परिबद्ध होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था? जो है पहला, यहाँ पर पा मिस हो गया है, पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था? 1966 में, 2000 में, 1998 में या फिर 1887 में? पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था? जल्दी से बताइए। तो जो पहला स्तनपायी क्लोन है वो बनाया गया था कब? 1996 में। कब बनाया गया था? 1996 में पहला स्तनपायी क्लोन बनाया गया था। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए किसके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जियार्डिया एक खालिस्तान है। जियार्डिया एक खालिस्तान है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर हेमिंथ? जियोआर्डिया एक है, क्या है? बताइए जल्दी से। तो जो जियोआर्डिया होता है वो जियार्डिया जो आपका एक क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जियोआर्डिया जो है एक क्या है, प्रोटोजोआ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बाइफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है? बाइफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है? निकट दृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए, प्रेस बायोपिया के लिए या फिर एस्टिग्मेटिज्म के लिए? बताइए, बाइफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है? तो जो बाइफोकल लेंस होता है वो होता है प्रेस बायोपिया के लिए, जिनको जो है ना निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, उनके लिए कहा जाता है प्रेस बायोपिया। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम? बताइए, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो आप अच्छे से जानते हैं जो है एल्यूमिनियम। यहाँ भी आप याद रख सकते हैं कि जो है एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनमें चुंबक नहीं चिपकता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि लोहा, निकल और कोबाल्ट ये तीनों चुंबकीय हैं, लेकिन एल्यूमिनियम चुंबकीय नहीं है। क्योंकि आपके घरों पर भी जो बर्तन हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, नॉर्मली खाना पकाने वाले, तो उनमें चुंबक नहीं चिपकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व का परत का प्रयोग किया गया था? बताइए, रदरफोर्ड की जो है अल्फा कण की जो प्रकीर्णन था
उसमें प्रयोग किया गया था, तो किस तत्व की परत का प्रयोग किया गया था? एल्यूमिनियम की, चांदी की, सोना की या फिर टिन की? तो जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था तब उसने जो है सोने की परत या सोने की एक पन्नी का प्रयोग किया था, ठीक है, अल्फा कण के प्रकीर्णन में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? और ये प्रश्न डायरेक्ट पटवारी में जो है आपकी इतना याद नहीं है, लेकिन 15 से 19 के बीच लगभग पूछा गया था और कार्बन का ही पूछा गया था। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बिल्कुल यही प्रश्न है जो आया हुआ था, ठीक है। कितना होता है? 4, 6, 10 और 12। तो हमने जो एनालिसिस वीडियो कराया है उनमें भी बता रखा था, साथ में 4-6 उसका और बताया था तत्वों का। जो है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। और जो ये प्रश्न है ये कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। कांस्टेबल जो हुई थी अभी लास्ट में आपकी 2022 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो यहाँ पर कुल हमने 99 तक पहुँच चुके हैं, यानी इस वीडियो में हमने कुल 24 प्रश्न डिस्कस किए हैं। वैसे हम हर वीडियो में जो है 25 प्रश्न डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल 24 प्रश्न ही हमारे पास अभी फ़िलहाल हैं। इसके बाद हम अगले जो वीडियो में है 26 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ताकि हम 126 तक अगले वीडियो में डिस्कस करें, ताकि जो हमारी सीरीज़ है इसी प्रकार से बनी रहे। प्रश्नों का अगर सीक्वेंस और सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।